हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना के इस काल में क्या सच है क्या झूठ है जानना जरूरी है। कोई बात अगर आपसे कही जा रही है उसमें कितनी हकीकत है और क्या है कल्पना, वो भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे ही चंद दिन बीतते हैं वैसे ही कुछ नए सवाल हमारे सामने होते हैं, जैसे कि मास्क अगर हाथों का बना हुआ हो तो उसे आप धो सकते हैं या नहीं धो सकते हैं, कितनी बार उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या एक गर्भवती महिला से उसके शिशु तक कोरोना की बीमारी पहुंचती है। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम आपको पूरी रिसर्च के साथ देने वाले हैं। एक अदृश्य दुश्मन से प्रत्यक्ष युद्ध है ये। कोरोना जिस तरफ फैल रहा है उसने विश्व भर में हेल्थ एक्सपर्ट्स को और सरकारों को और ज्यादा सतर्क कर दिया है। ये जंग देशों के बीच नहीं, ये तो दुनिया की एकजुट जंग है। If India does the same thing, breaks down the problem, puts in place the measures that are needed, both surveillance and healthcare measures, and does that systematically, then there is a way out. एक और एक वायरस है, दूसरी ओर पूरी दुनिया। वायरस को जानने समझने में दुनिया भर के देशों के वैज्ञानिक दिन रात लगे हैं। इसीलिए हर बीतते पल के साथ नई जानकारियां और नई चुनौतियां आती हैं। साथ ही आते हैं अनगिनत सवाल। आज हम आपको बताएंगे, क्या बिना लक्षण के भी कोरोना संक्रमण हो सकता है? क्या एक बार संक्रमित होने के बाद दूसरी बार संक्रमण का खतरा होता है? क्या कोरोना वायरस इंसान के हृदय पर असर डालता है? कोरोना संक्रमित व्यक्ति कितने दिनों तक दूसरों को संक्रमित कर सकता है? क्या मास्क को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है और अगर हाँ तो कैसे? घरेलू मास्क को प्रयोग करते हुए किन चीजों का ध्यान रखें? क्या गर्भवती महिला से शिशु में कोरोना संक्रमण जा सकता है? क्या टीबी की वैक्सीन में छिपा है कोरोना से बचाव? क्या मोबाइल फोन में भी छिपे हो सकते हैं कोरोना के कीटाणु? एसी रूम में कोरोना संक्रमण का कितना खतरा होता है? क्या स्विमिंग पूल में नहाना सुरक्षित है? क्या सैनिटाइजिंग टनल में कोरोना वायरस का सफाया हो जाता है? कोविड-19 के लक्षण क्या होते हैं? ये शुरुआत से ही पहला सबसे महत्वपूर्ण सवाल रहा है, जब ये बताया गया कि फ्लू से कैसे अलग है कोविड-19 के लक्षण। इसके साथ ही जर्मनी की एक रिसर्च में ये सामने आया कि स्वाद पर असर डालता है, ये सूंघने की क्षमता पर असर डालता है ये। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोरोना हो पर उसके कोई लक्षण नजर ना आ रहे हो? कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके कुछ लक्षण बताए थे, जिनमें तेज बुखार, सूखी खांसी और गले में दर्द जैसे लक्षण थे। लेकिन जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, वैसे वैसे ऐसे भी केस सामने आ रहे हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं। ऐसे में सवाल उठा कि क्या बिना लक्षण के भी कोरोना संक्रमण हो सकता है? बिना लक्षण वाले या कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों को लेकर वैज्ञानिकों ने कई नए शोध किए हैं। इनमें चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। अभी तक ये माना जा रहा था कि कोविड-19 वायरस उन लोगों से फैलता है जिनमें इसके लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन तमाम रिसर्च में ये बात भी सामने आई कि कोरोना को फैलाने में साइलेंट कैरियर्स की भी बड़ी भूमिका है। साइलेंट कैरियर यानी वो मरीज जो कोरोना संक्रमित तो होते हैं लेकिन उनमें लक्षण दिखाई नहीं देते। जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनको कोई सिम्टम नहीं है, उसको फैल सकता है कि नहीं? फैलने के चांसेस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप नियमों का पालन पूरी तरह से करते हैं, हैंड हाइजीन मेंटेन करते हैं, बाहर जाकर से आप अपने सब कुछ मतलब मास्क का इस्तेमाल करते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करना और साथ में जो है गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना, उसको फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके भलाई के लिए है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने 8 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि देश में अब बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित भी मिल रहे हैं। ऐसे मरीज चूंकि स्वस्थ दिखते हैं, इसीलिए इनसे संक्रमण के फैलने का ज्यादा खतरा रहता है। हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं। इन्फेक्शियस डिजीज से डील करने में एक मुख्य अंश ये होता है कि
अगर हमारी कहीं पर भी एक भी जगह पर फेलियर होती है तो वो हमारे ओवरऑल एफर्ट्स को हार्म पहुंचा सकती है। इसलिए जो भी हम एक्शन लें वह यूनिफॉर्म हो, वह एक 100% इंश्योर्ड हो। उसके तहत हम सब आप लोगों के द्वारा फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जिस सोशल डिस्टेंसिंग की, जिस लॉकडाउन की स्थिति में हम ये सारे एफर्ट्स कर रहे हैं उसमें काइंडली सब लोग हमें अपना सहयोग प्रोवाइड करें। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल यानी सीडीसी के अनुसार कोरोना वायरस की चपेट में आए लगभग 25% लोगों में इस रोग के लक्षण नहीं दिखाई दिए। हाल ही में चीन में 47 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, जिनमें इसके कोई लक्षण नहीं थे। इनमें से 14 विदेश से आए थे। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल वायरोलॉजी ने इजराइल से आए 24 यात्रियों का परीक्षण किया। नतीजे चौंकाने वाले थे। 24 में 7 कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, जिनमें से 4 में कोई लक्षण नहीं थे। इस शोध की खास बात यह थी कि जिन लोगों में लक्षण नहीं थे, उनके वायरस ज्यादा सक्रिय थे। भारत में भी पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में ऐसे ही कुछ केस सामने आए हैं। भारत में बिना लक्षण वाले केस सामने आने के बाद ही सरकार ने सभी के लिए मास्क अनिवार्य करने का फैसला लिया, जबकि शुरुआती दौर में मास्क को अनिवार्य नहीं किया गया था। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया में ऐसे कई केस सामने आए हैं जिनमें बिना लक्षण के भी लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इन लोगों की वजह से ही कोरोना विकराल रूप धारण करता जा रहा है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति कितने दिनों तक दूसरों को संक्रमित कर सकता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन है, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि 14 दिन के बाद भी संक्रमित व्यक्ति दूसरे को संक्रमित कर सकता है। आइए बताते हैं रिसर्च क्या कहती है। कोरोना परिवार का कोविड-19 वायरस पूरी दुनिया के लिए नया वायरस है, इसीलिए वैज्ञानिक जैसे जैसे इसके व्यवहार पर शोध कर रहे हैं, नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। दिसंबर 2019 में चीन में जब यह वायरस फैला तो WHO ने कहा था कि इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन है। इंक्यूबेशन पीरियड वो समय होता है जिसमें मरीज में बीमारी के न सिर्फ लक्षण दिखते हैं, बल्कि वो दूसरों को संक्रमित भी कर सकता है। आमतौर पर कोरोना वायरस के लक्षण चौथे से छठे दिन तक दिखने लगते हैं। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। अगर किसी मरीज को आज इन्फेक्शन होता है तो उसको करीब 1 से 14 दिन तक लगते हैं जब वो सिम्टोमेटिक होता है, तो इस दौरान वो इन्फेक्शियस होता है, औरों को भी दे सकता है। एक बार जब सिम्टम अपीयर हो जाते हैं तो उसके बाद भी देखने में आया है कि 7 से 10 दिन तक मरीज औरों को इन्फेक्शन फैला सकता है। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि जो मरीज इन्फेक्शन हुआ वो माइल्ड केस था, मॉडरेट केस था या सीवियर केस था। अगर उसका वायरल लोड बहुत ज़्यादा है तो उसका पीरियड ऑफ इन्फेक्शन और ज़्यादा हो सकता है, वो और ज़्यादा समय तक दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है। नई रिसर्च में दावा किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति 20 से 28 दिनों तक दूसरे को संक्रमित कर सकता है। दरअसल चीन के बाद जैसे जैसे इस वायरस का विस्तार पूरी दुनिया में हुआ, इसके इंक्यूबेशन पीरियड में भी बदलाव देखा गया। चीन के हुबेई प्रांत में एक 70 साल के व्यक्ति में 27 दिनों तक कोरोना वायरस का लक्षण नजर नहीं आया, लेकिन बाद में वो कोरोना से संक्रमित पाया गया। हांगकांग में 23 मरीजों पर एक रिसर्च की गई। इसमें सामने आया कि कोविड-19 वायरस से संक्रमित अधिकतर लोगों में वायरल लोड पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा था। वायरल लोड का मतलब होता है शरीर में कितने वायरस सक्रिय हैं। ज्यादा वायरस लोड मतलब ज्यादा वायरस, और ज्यादा वायरस मतलब ज्यादा गंभीर संक्रमण। चीन में 76 अस्पतालों के आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों की टीम ने यह दावा किया कि संक्रमण के 10वें दिन के बाद से वायरस की संख्या शरीर में कम होने लगती है। जबकि हांगकांग की द लैंसेट में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार 1/3 रोगियों में कोविड-19 वायरस की पहचान 20 दिनों या उससे अधिक समय बाद तक हुई है। ऐसे में इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन से ज्यादा है। चीन ने इसी आधार पर कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 28 दिन का प्रोटोकॉल तैयार किया।
नई स्टडी के अनुसार कुछ मामलों में इंक्यूबेशन पीरियड 20 से 28 दिन तक देखा गया। यानी अगर कोई कोरोना संक्रमित है तो उसे ठीक होने के बाद भी कम से कम 14 दिनों तक आइसोलेशन में रहना जरूरी है। पूरी दुनिया में कोरोना से लाखों लोग संक्रमित हुए और काफी तादाद में लोग ठीक भी हुए। लेकिन एक सवाल लोगों के जहन में उठता है, वो ये कि अगर किसी को एक बार कोरोना हो जाए, वो संक्रमण लग जाए, तो क्या उसके बाद दोबारा उसे कभी कोरोना नहीं होगा? क्या कोरोना के मरीज के ठीक होने के बाद भी होता है संक्रमण का खतरा? क्या एक बार संक्रमित होने के बाद दूसरी बार संक्रमण का खतरा होता है? कोरोना वायरस के गढ़ चीन के वुहान शहर से कुछ चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। इनमें दावा किया गया कि वायरस उन लोगों को दोबारा बीमार कर रहा है जिन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। चलिए इस दावे की सच्चाई जानते हैं। चीन के कई इलाकों से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि लॉकडाउन खुलने के बाद वो लोग एक बार फिर से बीमार हो गए जिन्हें डॉक्टरों ने इलाज के बाद छुट्टी दे दी थी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत के चेंगडू शहर में ठीक हो चुके एक कोरोना मरीज को 10 दिन बाद फिर से कोरोना हो गया। टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टरों के होश उड़ गए। इस बीच कई लोग उसके संपर्क में आए जिन्हें क्वारंटीन करना पड़ा। इन घटनाओं से सबक लेते हुए चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने सुझाव दिया कि अस्पताल से जिन मरीजों को छुट्टी दे दी जाए, उनके स्वास्थ्य की निगरानी अगले 14 दिनों तक जरूरी की जाए। कोरोना से ठीक होने के बाद फिर से कोरोना होने के ज्यादातर केस अभी तक चीन में ही आए हैं। भारत में अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया है। ऐसे में चीन की रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ठीक होने के बाद भी ये वायरस फिर से संक्रमित कर सकता है। क्या कोरोना वायरस इंसान के हृदय पर असर डालता है? ये सवाल दुनिया भर के डॉक्टरों के लिए नई पहेली है। इस वायरस का सबसे अधिक प्रभाव अमेरिका, इटली, स्पेन और चीन पर दिखा, जहां पर हुए अलग अलग अध्ययन में इस सवाल से जुड़े जवाब सामने आए। कोविड-19 पर अमेरिका के शुरुआती आंकड़ों के अध्ययन से एक चौंकाने वाली बात सामने आई। इसके अनुसार अमेरिका में 5 में से 1 कोरोना मरीज की मौत हृदयघात की वजह से हुई, जबकि इनमें सांस संबंधी बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे। इसी तरह से चीन में कोविड-19 के मरीजों पर 2 अध्ययन हुए। इसके नतीजे भी परेशान करते हैं। अस्पताल में भर्ती 416 मरीजों पर हुए अध्ययन से ये बात सामने आई कि जिन 19% कोरोना मरीजों में हृदय संबंधी दिक्कतें आई, उनकी मरने की आशंका ज्यादा थी। देखिए, ये कोरोना जो है वो पूरे शरीर में हाइपोक्सिया कर देता है, यानी ऑक्सीजन की बहुत भयंकर कमी कर देता है। इसके अलावा फ्री रेडिकल्स के रूप में आयरन के पार्टिकल्स जो हैं घूमते रहते हैं। ये सभी अंगों को डैमेज करते हैं, तो दिल को भी डैमेज करते हैं। चीन, इटली और अमेरिका जैसे देशों में जो ज्यादा उम्र के कोरोना मरीज आए, उनमें से 15 से 20% मरीजों में शुरुआती स्तर पर हार्ट डिजीज के लक्षण दिखे। बाद में कई मेडिकल टेस्ट्स के बाद क्लियर हुआ कि इन्हें यह दिक्कत हार्ट के कारण नहीं बल्कि कोरोना के कारण हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना पीड़ितों में 13.2% लोग ऐसे हैं जिन्हें दिल से जुड़ी पुरानी बीमारी है। कोरोना वायरस सांस के जरिए ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ये दिल से जुड़ी आर्टरीज में सूजन बढ़ा देता है, जिससे हार्ट को पंप करने और ब्लड सप्लाई में दिक्कत होती है। इस कारण सीने में तेज दर्द होता है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि जब तक इस पर मुकम्मल रिसर्च न हो जाए, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लंग्स हमारे जब कॉम्प्रोमाइज होते हैं तो दिल पे भी असर पड़ता है, और जो स्मोकर्स होते हैं उनकी तो खून की नली दिल वाली जो होती है वो ऑलरेडी कमज़ोर होती है। ऐसे लोगों में हृदय आघात भी ज़्यादा होता है। तो कोरोना वायरस के संक्रमण से लंग्स और हृदय दोनों पर भी असर हो सकता है। क्या टीबी की वैक्सीन में छिपा है कोरोना से बचाव? बचपन में जो बीसीजी का टीका टीबी जैसी जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए लगाया गया, क्या वो कोविड-19 के खिलाफ असरदार है? ये बहस दुनिया के कई वैज्ञानिकों में जोर शोर से छिड़ी है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के शोधकर्ताओं ने बीसीजी की वैक्सीन पर इस नजरिए से रिसर्च भी शुरू कर दी।
बैसिल कैलमेट ग्यूरिन या बीसीजी के इस टीके से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। वैज्ञानिक इसी पहलू पर रिसर्च कर रहे हैं कि क्या यह बढ़ी हुई रोग प्रतिरोधक क्षमता कोविड-19 के खिलाफ कारगर सिद्ध होगी। अमेरिका में एक रिसर्च ग्रुप ने फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स पर यह टेस्ट करना शुरू कर दिया है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार जहां-जहां बीसीजी वैक्सीन का टीका दिया गया है, वहां कोविड-19 केस कम है, लेकिन ये कमी बीसीजी के टीके देने की वजह से आई, ये कहना अभी मुश्किल है। WHO ने भी शोध और सबूतों के अभाव में कोविड-19 के खिलाफ बीसीजी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मना किया है। हालांकि टीबी के टीके के तौर पर बीसीजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। ये घरेलू मास्क जिसे एक स्कार्फ में 3 तह करके मैंने अपने लिए तैयार किया है, या फिर आप सिल कर भी जिसे मास्क को तैयार करते हैं घर में, क्योंकि जो सर्जिकल मास्क है और N95 है, ये बहुत संक्रमण वाले इलाके में अगर आपका काम है तो वहां पर आप उसे प्रयोग करते हैं। पर इस मास्क की सफाई कैसे हो? क्या ये उतना ही सुरक्षित है जितना एक सर्जिकल मास्क होता है? ये सारी चीजें आपके मन में चल रही होंगी। आइए हम इनके जवाब आपको देते हैं। क्या मास्क को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है? WHO के अनुसार मास्क लगाना तभी फायदेमंद होता है जब हाथों को लगातार अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर या साबुन पानी से धोया जाए। मास्क का मकसद खांसी या छींक से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स को चेहरे पर पहुंचने से रोकना है, यानी मास्क लगाने वाले शख्स दूसरों को संक्रमित नहीं करेगा और खुद भी संक्रमित होने से बच जाएगा। लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि मास्क को कैसे पहना जाए और कब डिस्पोज किया जाए। मास्क पहनने से पहले ध्यान रखें कि आपके हाथ साबुन से धुले हों। मास्क लगाएं तो मुंह और नाक को उससे जरूर ढकें। चेहरे और मास्क के बीच कोई गैप न हो। मास्क को हाथों से बार बार न छुएं। मास्क उतारना भी हो तो उसको कान के पास से पकड़कर हटाएं, नाक से नहीं। सवाल उठता है कि एक मास्क को कितनी देर तक लगाया जाए, कब उसको इस्तेमाल करना बंद कर दिया जाए, उसको कैसे और कहां फेंका जाए ताकि आगे इन्फेक्शन का खतरा न हो। मास्क अगर डिस्पोजेबल है तो उसको फेंक दिया जाए। अगर घरेलू कपड़ों का बना है तो उसको एक बार इस्तेमाल के बाद दोबारा पहनने से पहले धोना जरूरी है। जैसे ही मास्क नम हो जाए उसको संपर्क में न आए। जो लोग गमछे को मास्क के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऐसी लापरवाही कर सकते हैं, इसीलिए ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर कपड़े का संक्रमित हिस्सा चेहरे के संपर्क में आ जाएगा तो सारे एहतियात धरे के धरे रह जाएंगे, इसीलिए ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही एक दिन इस्तेमाल करने के बाद कपड़े के उस मास्क को या गमछे को अच्छी तरीके से साबुन पानी से धोना चाहिए और धूप में कम से कम 5 घंटे सुखाना चाहिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप घर में बने मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे 2 या 3 मास्क को अपने साथ रखें और रोजाना बदल बदल कर मास्क का प्रयोग करें। कोरोना का संक्रमण छूने से फैलता है, ये सब जानते हैं, लेकिन क्या कोई गर्भवती महिला जो कोरोना पॉजिटिव निकलती है उसके शिशु को भी संक्रमण का खतरा होता है? दुनिया में कई ऐसे मामले हैं, उसके आधार पर रिसर्चर्स क्या कह रहे हैं वो देखिए। क्या गर्भवती महिला से शिशु में कोरोना संक्रमण जा सकता है? सेंटर फॉर डिजीज एंड प्रिवेंशन के अनुसार आम लोगों के मुकाबले गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरह की सांस की बीमारी होने का खतरा ज्यादा होता है। गर्भवती महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बदलाव होने की वजह से उनके बीमार होने का डर बढ़ जाता है। सेंटर फॉर डिजीज एंड प्रिवेंशन के अनुसार वो गर्भवती महिलाएं जिनको इससे पहले सर्दी जुकाम जैसे दूसरे वायरस इन्फेक्शन हो चुके हैं, उनको कोविड-19 होने की आशंका ज्यादा होती है। ये अभी बहुत जानकारी उपलब्ध नहीं है। हमारे भारतवर्ष में जहाँ तक मेरी नॉलेज है अभी बहुत केस नहीं हुए हैं जिनका कि बच्चा पैदा हुआ है। चाइना में भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक बार 3 ही बच्चों की रिपोर्ट्स आई हैं। तो जो अभी तक उपलब्ध हमारे पास शोध पत्र हैं या उपलब्ध जानकारियां हैं, उसमें यही पता चलता है कि ये गर्भवती महिला से ये संक्रमण गर्भस्थ शिशु में
प्लेसेंटा के द्वारा नहीं जाता है। WHO ने कोरोना से संक्रमित 147 गर्भवती महिलाओं के सैंपल को स्टडी किया। WHO ने पाया कि सिर्फ 8% को गंभीर कोविड था, 1% क्रिटिकल थी। रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में कोरोना संक्रमित कुछ महिलाओं ने प्रीमैच्योर बच्चों को जन्म दिया, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि संक्रमित मां के कारण बच्चा प्रीमैच्योर पैदा हुआ या फिर डॉक्टरों को मां की खराब तबीयत देखकर वक्त से पहले डिलीवरी करानी पड़ी। इस स्टडी में मिसकैरेज के भी कोई केस देखने को नहीं मिले। मेडिकल साइंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि चूंकि कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींक की बूंदों से फैलता है, ऐसे में नवजात शिशु को मां से कोरोना संक्रमण होने का खतरा नहीं होता। बच्चे का इन्फेक्शन होने का चांस है जन्म के फौरन था। अब फौरन बाद बच्चा माँ के कांटेक्ट में आएगा। जब वो बच्चा माँ के कांटेक्ट में आएगा और माँ अगर कोविड पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि माँ की सांस में, माँ के कपड़े में, माँ की साड़ी में, माँ की सारी चीज़ों में वो कोविड वायरस होने का पूरा चांस है। और अगर हम बच्चे और माँ के बीच में अगर हम कोई बैरियर नहीं रखेंगे, किसी भी तरह की एक मैकेनिकल रुकावट नहीं होगी, तो उस हालत में इस नवजात शिशु को कोविड इन्फेक्शन का पूरा खतरा है। चीन में 9 कोरोना संक्रमित गर्भवती महिलाओं पर किए गए एक रिसर्च में मां के एमनियोटिक फ्लूइड या नवजात शिशु के गले के स्वाब में वायरस नहीं मिला, लेकिन एक दूसरे बड़े शोध में जिसमें 33 प्रेग्नेंट महिलाओं पर स्टडी की गई, उसमें 3 नवजात बच्चों में कोरोना के लक्षण मिले, बाकी 30 में ऐसे लक्षण नहीं मिले। हालांकि इस सवाल का जवाब शोधकर्ता नहीं दे पाए कि बच्चों में कोरोना संक्रमण मां से आया या फिर पैदा होने के बाद वो संक्रमित हुए। भारत में ऐसे नाजुक मामलों को देखते हुए राज्य सरकारों ने गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमित मां का प्रसव सिर्फ और सिर्फ कोरोना अस्पताल में ही होगा, जहां जन्म के बाद कोरोना से मां और बच्चे को बचाने के लिए दूसरी सावधानियां भी बरती जाएंगी। उसके लिए हमें सिंपल 7 स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिसमें सबसे पहला तो वही है जो बाकी लोग कर रहे हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, 6 फीट डिस्टेंस पे रहना और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाना, अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करना है। अपने हॉस्पिटल से आप इन्फॉर्म्ड रहें हमेशा, वो कितना दूर है, आपके हॉस्पिटल में हस्बैंड और फैमिली को अलाउ कर रहे हैं कि नहीं इस समय, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको पहले से ही लेके रखनी है। अगर आप लेबर में हैं और अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हो गया है तो आपको अपने हॉस्पिटल को पहले ही इतला दे देनी पड़ेगी ताकि वो बच्चों के बचाव की सारी तैयारी कर सकें। और आपको अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो डिलीवरी के बाद आपको दूसरे रूम में रखा जा सकता है, बट आप ब्रेस्ट फीड स्टिल कर सकती हैं, आइदर पम्प करके कर सकती हैं या मास्क और ग्लव्स लगाकर फिर भी ब्रेस्ट फीड कर सकती हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में ये वायरस ट्रांसमिट नहीं होता है। तो निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि WHO ने अभी तक ऐसे किसी भी मामले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन फिर भी सावधानी जरूरी है। क्या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन से कोरोना का इलाज संभव है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का कंसाइनमेंट दुनिया के दूसरे देशों में भिजवाना शुरू किया तो उन देशों के साथ भारत के रिश्तों की बुनियाद और मजबूत होती गई। लेकिन आखिर इस दवा की डिमांड अचानक पूरी दुनिया में क्यों बढ़ी? क्या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन खत्म कर सकता है कोरोना वायरस को? चलिए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। क्लोरोक्वीन मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक दवा है जिसकी खोज 1934 में हुई थी, लेकिन क्लोरोक्वीन के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। ओवरडोज से मरीज की मौत तक हो सकती है। इस वजह से जरूरत पड़ी क्लोरोक्वीन का एक रिड्यूस्ड कंपाउंड बनाने की। आम भाषा में कहें तो ऐसी दवा जिसके साइड इफेक्ट्स कम हो। वैज्ञानिकों ने उसको नाम दिया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन मलेरिया से लड़ने में बेहद कारगर मानी जाती है। विश्व के जाने माने जर्नल
Nature.com के अनुसार हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टेस्ट ट्यूब में कोविड-19 संक्रमण को रोकने में कामयाब हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में 36 लोगों पर हुए एक छोटे क्लिनिकल ट्रायल के आधार पर दवा पर भरोसा जता दिया। हालांकि फ्रांस के उस टेस्ट पर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा दुनिया के कई वैज्ञानिक राजी नहीं हुए, क्योंकि उसको नो कंट्रोल सिचुएशन में किया गया था। लेकिन अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1500 लोगों पर दवा का टेस्ट कर दिया गया। हालांकि साथ ही हम आपको बता दें कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को लेकर चीन भी बहुत आश्वस्त नहीं है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन अभी उन लोगों को दी जा सकती है जो या तो बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं, बाकी किसी भी दूसरे मरीज को डॉक्टरों ने इस दवा को न इस्तेमाल करने की सख्त हिदायत दी है। साथ ही ये भी कहा गया है कि ये केवल स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उपयोग किया जा रहा है। सार्स कोरोना वायरस 2005 पैंडेमिक में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन कॉम्बिनेशन में ट्रीटमेंट के लिए ट्राई किया गया था और कुछ हद तक ये बेनिफिशियल रहा था। तो 2020 का कोविड-19 जो है इसमें भी इसका रोल है और ये लेकिन केवल प्रोफिलैक्सिस के लिए यूज़ किया जा रहा है। ये वायरस के रिसेप्टर सेल्स पे काम करता है और वहाँ पे उसको इनहिबिट करता है और ग्रोथ रिटार्ड करता है। बट ये एंटी मलेरियल ड्रग है और इसके और बहुत सारे यूजेस हैं और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो ये फिलहाल रूटीन ट्रीटमेंट में रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, लेकिन प्रोफिलैक्सिस के लिए ये जरूर दिया जा सकता है। प्रोफिलैक्सिस मतलब वो पेशेंट्स जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के कांटेक्ट में हैं, जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स या उनके अपने फैमिली मेंबर्स। या सिगरेट शेयर करके पीने से कोरोना वायरस संक्रमण हो सकता है? कोरोना को लेकर एक दावा यह भी किया जा रहा है कि सिगरेट के शौकीन अगर शेयर करके सिगरेट पीते हैं तो उनमें संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। बैंकॉक शहर में एक साथ पार्टी करने वाले दोस्तों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। बताया जा रहा है कि पार्टी के दौरान इन दोस्तों ने आपस में सिगरेट भी शेयर की थी। डॉक्टरों का कहना है कि इसकी वजह से कोरोना वायरस एक से दूसरे में ट्रांसफर हुआ। भारतीय डॉक्टरों का भी मानना है कि सिगरेट शेयर करने से ये वायरस एक दूसरे में फैल सकता है। डॉक्टरों के अनुसार जब किसी इंसान में कोरोना वायरस पहुंचता है तो सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, फिर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंचता है। अपर में सबसे पहले गले और नाक के हिस्से में यह वायरस पहुंचता है। जब यह नाक को प्रभावित करता है तो इसे मेडिकल भाषा में नोजोफेरेंजियल कहते हैं। जब ये गले और दोनों टॉन्सिल्स तक पहुंच जाता है तो इसे ओरोफेरेंजियल कहा जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि इसी प्रकार जब वायरस लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंच जाता है तब इसका मतलब होता है कि मरीज के फेफड़ों तक वायरस पहुंच गया। अगर हम अपना सिगरेट किसी दूसरे को देते हैं तो चूंकि सिगरेट हमारे हाथ से छू करके जाता है तो इस पर हमारी ड्रॉपलेट्स जो है दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकती हैं। वो भी सिगरेट जो होता है होंठों से लगा करके पिया जाता है तो हमारे होंठों पर भी ड्रॉपलेट्स होती हैं और ये दूसरा जब आदमी इसे लेकर पीता तो उसके होंठों के थ्रू उसके जो है अंदर जा सकता है। ये निश्चित रूप से नुकसानदायक है। और ये सोचना कि धुआं गर्म होता है और उसको वायरस को मार देगा, ये भ्रामक है। इसलिए सिगरेट को बिल्कुल ही इस समय एक दूसरे से शेयर नहीं करना चाहिए। अगर किसी शख्स के गले, नाक, मुंह, टॉन्सिल में वायरस की मौजूदगी है और उसके द्वारा पी गई सिगरेट कोई दूसरा व्यक्ति पीता है तो पूरे आसार हैं कि वो वायरस से संक्रमित हो सकता है। हमारे मोबाइल फोन्स लगभग हर समय हमारे हाथों में रहते हैं, यानी कि आपके हाथों की सफाई जितनी ज्यादा जरूरी है उन पर कीटाणुओं को देखते हुए उतनी ही जरूरी है आपके मोबाइल फोन की सफाई। पर मोबाइल फोन के कीटाणु कैसे मरते हैं, अलग अलग तरीके इसके बताए जाते हैं। मोबाइल फोन आपका स्वच्छ कैसे हो, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। क्या मोबाइल फोन में भी छिपे हो सकते हैं कोरोना के कीटाणु? अगर कोई संक्रमित व्यक्ति छींकते या खांसते वक्त मुंह पर हाथ रखता है लेकिन उन्हीं हाथों से मोबाइल को छू लेता है तो मोबाइल की सतह भी विषाणु युक्त हो जाती है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कोरोना वायरस किसी भी सतह पर काफी वक्त तक जिंदा रह सकता है, यानी आपका मोबाइल फोन आसानी से वायरस कैरियर बन सकता है। तो आप क्या करें?
जरूरी है कि आप अपने स्मार्टफोन को अच्छी तरह से साफ करें। लेकिन कैसे साफ करें? फोन बनाने वाली सभी बड़ी कंपनियां तो किसी भी तरह के अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से फोन साफ करने को मना करती हैं, क्योंकि इससे फोन की कोटिंग और टच टेक्नोलॉजी खराब होने का डर रहता है। कई फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर होते हैं जो सैनिटाइजर से खराब हो सकते हैं। ऐसे में सबसे पहले तो फोन पर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाया जा सकता है, जिसको डाइल्यूट अल्कोहल से साफ किया जा सकता है। मोबाइल में प्लास्टिक होता है और प्लास्टिक में वायरस की लाइफ लंबी होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए यह संभावना है कि किसी संक्रमित व्यक्ति ने किसी मोबाइल को छुआ हो तो उसको वो पास होने के चांसेस हैं अगर वो अपने नाक या मुंह को टच करता है तो। एसी रूम में कोरोना संक्रमण का कितना खतरा होता है? उत्तर भारत में सूर्य देवता का प्रकोप तेज हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से लोग घर पर ही हैं, लिहाजा एयर कंडीशनर की जरूरत महसूस की जा रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर एसी और कोरोना वायरस को लेकर हो रहे दावे से लोग डरे हुए हैं। ये दावा है कि घर, ऑफिस या फिर कार में एसी के प्रयोग से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ सकता है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के अनुसार कार में एसी या घरों में विंडो एसी के प्रयोग से कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर आप दफ्तर में सेंट्रलाइज्ड एसी का प्रयोग कर रहे हैं तो आप कोरोना वायरस की गिरफ्त में आ सकते हैं। इसके पीछे क्या है वैज्ञानिक कारण, खुद डॉक्टर गुलेरिया से सुनिए। अगर आपके घर में विंडो एसी लगा है तो आपके जो कमरे में जो हवा है वो आपके ही कमरे में रहेगी और बाहर कहीं नहीं जाएगी, दूसरे कमरे में नहीं जाएगी। इसलिए विंडो एसी है, गाड़ी में एसी है तो वो जो है वो चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सेंट्रल एसी है तो सेंट्रल एसी का मतलब कि सारे कमरों में हवा सर्कुलेट हो रही है और तब ये डर रहता है कि अगर दूसरे कमरे में या ऑफिस के किसी और हिस्से में कोई खांस रहा है, उसको इन्फेक्शन है, तो एसी के डक्ट से एक कमरे से दूसरे कमरे तक फैल सकती है। क्या स्विमिंग पूल में नहाना इस समय सुरक्षित है? लॉकडाउन की वजह से वैसे तो ज्यादातर स्विमिंग पूल बंद हैं, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल जरूर है कि कोरोना संक्रमण के दौर में क्या स्विमिंग पूल में नहाना सुरक्षित होगा? ज्यादातर जगहों पर स्विमिंग पूल में क्लोरीन डाला जाता है, जिससे अलग अलग तरह के कीटाणु खत्म होते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि स्विमिंग पूल में क्लोरीन ठीक मात्रा में मिलाया गया है तो वो सुरक्षित है। लेकिन चेंजिंग रूम या बिल्डिंग में किसी वस्तु या दरवाजों को छूने से संक्रमण का खतरा हो सकता है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति पूल में आपके नजदीक हो और खांस दे या छींक दे तो भी आपको संक्रमण का खतरा हो सकता है। आजकल इस तरह के सैनिटाइजेशन टनल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जिसमें लोग अगर गुजरते हैं तो उसके बाद पूरी तरीके से स्वच्छ होकर निकलते हैं। लेकिन क्या ये कोरोना के कीटाणु को इंसान के शरीर पर मार सकता है? आइए जानते हैं। क्या सैनिटाइजिंग टनल में कोरोना वायरस का सफाया हो जाता है? कोरोना से बचने के लिए पूरी दुनिया में सैनिटाइजिंग टनल बनाए जा रहे हैं। भारत में भी कई जगहों पर ऐसे टनल लगाए जा रहे हैं। सैनिटाइज होने के लिए एक एक कर लोग उसमें से गुजरते हैं, चंद सेकंड भीतर ही खड़े रहते हैं और फिर बाहर निकलते हैं। पर ये सैनिटाइजिंग टनल्स कितने सुरक्षित हैं और क्या ये कोरोना वायरस को मार पा रहे हैं? एक सैनिटाइजिंग टनल के स्प्रे में सोडियम हाइपोक्लोराइड और दूसरे केमिकल का प्रयोग हो रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये केमिकल्स कभी-कभी हानिकारक भी हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हाइपोक्लोराइड किसी भी चीज की सतह पर तो प्रभावी है, लेकिन मानव शरीर पर नहीं। सैनिटाइजर टनल्स जो होती हैं, इनसे हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन की बरसात होती है और उसमें से आदमी गुजरता है, गुजर के जाता है। तो देखिए, अगर आदमी की जो खुली स्किन होती है उस पर अगर ये पड़ेगा तो उस पर घातक होता है, हमारे नेत्रों पर भी नुकसान पहुंचा सकता है और हमें स्किन एलर्जीज हो सकती हैं। तो इसको पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता। WHO के अनुसार सैनिटाइजिंग टनल संक्रमण से बचाव का प्रभावी उपाय नहीं है। इससे अच्छा है कि आप साबुन से हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। टनल के ज्यादा प्रयोग से लोग आंख, नाक और त्वचा संबंधी समस्याओं का शिकार हो सकते हैं।
जो इस समय टनल्स की बात प्रारंभ में की जा रही थी, उसको ये देखा गया कि 2 प्रश्न चिन्ह उन पे लग गए हैं। एक तो उनका एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस नहीं है, वो बिल्कुल संक्रमण मुक्त शरीर को नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, उससे भी बड़ा कंसर्न इस समय आया है कि जो वहाँ पर केमिकल्स प्रयोग किए जा रहे थे, हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन ज़्यादातर प्रयोग किया जा रहा है, वो शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है, एलर्जी भी उससे हो रही है। डॉक्टरों के अनुसार सोडियम हाइपोक्लोराइड एंटीबैक्टीरियल है, ये सरफेस पर प्रभावी है, लेकिन अगर स्प्रे के जरिए ये आंख, नाक, कान या मुंह में गया तो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। किसी भीड़-भाड़ वाली जगह की एंट्री पॉइंट पर अगर सैनिटाइजिंग टनल लगा हुआ है तो कई दफा ऐसा देखा जाता है कि लोग उसके बाद अधिक आश्वस्त हो जाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण ऐसी किसी भी प्रक्रिया का विपरीत असर पड़ने का पूरा खतरा रहता है। कोरोना के इस काल में सच और झूठ का फर्क जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि सही जानकारी ही बचाव है। कैमरा पर्सन सईद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।